हम लोग बात कर रहे थे आपका एफआईआर पे। एक बात जो सबसे इंपॉर्टेंट थी एफआईआर में वो छूट गई। जब हम नीचे पहुंचे तब हमें याद आया एफआईआर की एविडेंट्री वैल्यू, एफआईआर का साक्षिक मूल्य क्या है, और ये सबसे ज्यादा पूछा जाएगा। तो एफआईआर स्वयं में अंतर्निहित तथ्यों का कोई सबूत प्रस्तुत नहीं करती। यानी एफआईआर में जो तथ्य कहे गए हैं उनका साक्ष्य नहीं है एफआईआर। एफआईआर में जो तथ्य लिखे तथ्य, इसकी डेफिनेशन इंडियन एविडेंस एक्ट वहां से लेंगे। तथ्य का अर्थ है कि कोई वस्तुओं की अवस्था या वस्तुओं का संबंध जो इंद्रियों द्वारा बोधगम्य है, या मन या मन की कोई दशा जिसका भान दूसरे व्यक्तियों को है। क्योंकि साक्ष्य हमेशा वो तथ्य बनेगा जो कि दूसरों को पता है, क्योंकि साक्ष्य तो दिया जाएगा और साक्ष्य जब तक दूसरों की जानकारी में नहीं होगा दूसरे देंगे कैसे। इसलिए दो प्रकार के तथ्य ये हम लोगों ने देखे थे जब हम लोग इंडियन एविडेंस एक्ट पढ़ रहे थे। एक प्रकार के तथ्य थे जिनको साबित होना था और दूसरे प्रकार के तथ्य थे जिनसे साबित होना था। दो प्रकार के तथ्य थे। साबित यह होना है कि क्या ए ने बी का कत्ल किया, इस तथ्य को कि क्या ए ने बी का कत्ल किया, जिन तथ्यों से साबित किया जाएगा कि बी ही वो शख्स है जिसके पास ए को कत्ल करने का कारण है, बी ही वो शख्स है जिसके पास ए को कत्ल करने का अवसर है, बी ही वो शख्स है जिसके पास ए को कत्ल करने का हेतु है, और बी ही वो शख्स है जिसको कत्ल करते अमुक लोगों ने देखा। तो इस तरह जो कुछ अमुक लोगों द्वारा देखा जाएगा, ये जो कुछ भी जानकारी किन्हीं व्यक्तियों को बी के हेतु कारण आदि के बारे में होगी, वे तथ्य क्या कहलाएंगे? साक्ष्य। और उनसे साबित किया जाएगा कि ए ने बी का कत्ल किया या बी ने ए का कत्ल किया, जो भी है, जो मुंह से निकला। समझने के लिए एक उदाहरण दिया गया, उसे उसी रूप में समझ लें। यानी दो प्रकार के तथ्य ये होते हैं। एक तथ्य वो हैं जिन्हें साबित होना है और दूसरे प्रकार के तथ्य वो हैं जिनसे साबित किया जाना है। तो जिन तथ्यों से साबित किया जाना होता है वे तथ्य क्या कहलाते हैं? साक्ष्य का भाग, या वे तथ्य साक्ष्य का भाग है, और जिन तथ्यों को साबित होना होता है वे विवादित तथ्य ये कहलाते हैं। तो एफआईआर में जो कुछ लिखा गया है वो तथ्यों का सबूत नहीं है। एफआईआर में अगर लिख दिया गया कि ए ने बी का कत्ल किया तो ये माना नहीं जाएगा कि ए ने बी का कत्ल किया है, क्योंकि अगर यही माना जाए तो फिर तो एफआईआर में पहले ही दिन सब कुछ क्लियर है और एफआईआर के आधार पर ही किसी को भी सजा या आराम से हो जाएगी, फिर आगे विचारण की कोई जरूरत है ही नहीं। लेकिन एफआईआर ये सारभूत साक्ष्य का भाग नहीं है। सारभूत साक्ष्य का मतलब यह हुआ कि एफआईआर जिन तथ्यों को अपने में समाहित कर रही है उन तथ्यों को सिर्फ एफआईआर के आधार पर साबित नहीं माना जा सकता। यह नहीं माना जा सकता कि चूंकि एफआईआर में ऐसा लिखा है इसलिए तथ्य साबित हो गए और एफआईआर जिस व्यक्ति के विरुद्ध है उसके विरुद्ध इस प्रकार का साक्ष्य प्राप्त हो गया है कि अब एफआईआर में वर्णित कृत्य के लिए उसे उत्तरदायी ठहरा दिया जाए और उसे दंडित कर दिया जाए। इस प्रकार की स्थिति नहीं है। एफआईआर सारभूत साक्ष्य का भाग नहीं है। सारभूत साक्ष्य का मतलब ये होता है कि सारभूत साक्ष्य जो होता है वो जिन तथ्यों के संबंध में होता है वो तथ्य उस अकेले सबूत के आधार पर साबित मान लिए जाते हैं। केवल वो सबूत हो बस सजा होगी। ये विवादित तथ्य साबित माने जाएंगे, जैसे डाइंग डिक्लेरेशन, वो सारभूत साक्ष्य का भाग है। डाइंग डिक्लेरेशन ये है क्या चीज? आपको जब एविडेंस एक्ट पढ़ाया गया था तो बताया गया था
और यह भी बताया गया था कि डाइंग डिक्लेरेशन के संबंध में बड़ी गलतफहमियां हैं। अब वो गलतफहमियां सबसे अधिक पढ़े लिखे वर्ग में, सबसे अधिक पढ़ा लिखा वर्ग यानी सबसे अधिक एडवोकेट्स में है, सबसे अधिक लॉ स्टूडेंटों में है और सबसे अधिक टीचरों में है। टीचर कौन सा है? लॉ टीचर। पहली गलतफहमी है कि डाइंग डिक्लेरेशन लिखित ही होना चाहिए। ये पहली गलतफहमी है। डाइंग डिक्लेरेशन लिखित होना चाहिए ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। डाइंग डिक्लेरेशन लिखित और मौखिक दोनों होगा। कहिएगा मत मूर्खों के बीच में, क्योंकि मूर्खों के बीच में कहते ही आपकी जबान पकड़ी जाएगी। मूर्खों के बीच में इसको कहने की जरूरत नहीं। और मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूं, ठीक है, हम तो ऑन कैमरा बोल रहे हैं। लिखित होना कतई आवश्यक नहीं, क्योंकि जो कुछ लिखा नहीं है इनेक्टेड लॉ में वो आप अपनी तरफ से नहीं मिलाएंगे। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 32 सिर्फ इतना कहती है मृत्युकालिक कथन के बारे में कि ये एक ऐसे व्यक्ति का कथन है जो मृत्यु के कारण पर प्रकाश डालता है, और केवल कारण पर प्रकाश डालने वाला कथन ही मृत्युकालिक कथन हो ऐसा भी नहीं है। वो कहता है ये कारण पर प्रकाश डालता है, साथ ही साथ अगर ये उस संव्यवहार की किसी परिस्थिति को स्पष्ट करता है जिस संव्यवहार के अंतर्गत किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, तो भी यह मृत्युकालिक कथन है। यानी दो प्रकार के मृत्युकालिक कथन प्रकृति से दो प्रकार के हैं। एक जो मृत्यु के कारण पर प्रकाश डालता है, और दूसरा जो उस संव्यवहार की किसी तात्विक परिस्थिति को स्पष्ट करता है जिस संव्यवहार के अंतर्गत कथनकर्ता की मृत्यु हुई है, वो भी मृत्युकालिक कथन है। और जो सबसे लीडिंग केस है मृत्युकालिक कथन का, पीकोटैया ही है ना, उसमें वो अपनी पत्नी से यह कहकर निकला था कि अंततः जिसे दोष सिद्ध किया गया था कि उसने हमें बुलाया है और हम उसके घर जा रहे हैं, ये कह के नहीं निकला था ना। किसने उसे मारा इस संबंध में भी कोई बात नहीं थी। ये तात्विक परिस्थिति थी कि वो अपनी पत्नी से कहकर गया कि हम अमुक के घर जा रहे हैं, और उसके बाद उसका शव बरामद हुआ था। लिखकर भी नहीं गया था, लिखित कथन नहीं था, ये मौखिक कथन था। तो डीडी यानी डाइंग डिक्लेरेशन ये लिखित ही होगा, ये बात गलत है। ये मृत्यु के कारण के बारे में होगा, ये भी गलत है। ये भी गलत है मीनिंग देयर बाय ये पूर्णतः सही नहीं है। मृत्युकालिक कथन करते समय व्यक्ति को अपनी मृत्यु की आशंका होनी चाहिए, यह भी गलत है। मृत्यु की आशंका उसे थी या नहीं थी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मृत्युकालिक कथन करने वाला बस मर गया हो, और उसका वो कथन कैसा हो, या तो मृत्यु के कारण पर प्रकाश डालता हो, और या फिर मृत्यु की किसी परिस्थिति, किसी नहीं उस परिस्थिति पर प्रकाश डालता हो जो उस संव्यवहार से संबंधित हो जिस संव्यवहार में अंततः उसकी मृत्यु हुई है। उसे अपने कथन करने के समय अपनी मृत्यु की संभावना ज्ञात थी या नहीं ज्ञात थी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और एक और गलतफहमी है कि मृत्युकालिक कथन का साक्ष्य कत्ल के मुकदमे में ही दिया जाता है, इसके अलावा नहीं, यह भी गलत। क्योंकि 32 एविडेंस एक्ट कहता है कि कार्यवाही की प्रकृति कैसी भी क्यों न हो, कार्यवाही की प्रकृति कैसी भी क्यों न हो, अगर किसी भी कार्यवाही में यह बात प्रश्नगत हो जाएगी
कि कोई व्यक्ति कैसे मरा, तो अगर उसका कोई कथन मौजूद है जो लिखित रूप में किया गया या मौखिक रूप में किया गया, कथन करते समय उसे मृत्यु की आशंका थी या नहीं थी, इस सब से कोई लेना ही देना नहीं। बस आज की तिथि पर वो जिंदा नहीं है और कथन उसके मृत्यु के कारण से संबंधित है या फिर किसी ऐसी परिस्थिति से संबंधित है जो उस संव्यवहार में गठित हुई है, जिस संव्यवहार में अंततः उसकी मृत्यु ये हो गई। अगर इतनी जो जरूरतें हैं ये पूरी हो गई तो कथन मृत्युकालिक कथन है। इसका लिखित होना कतई जरूरी नहीं। ये अलग बात है कि मृत्युकालिक कथन अगर लिखित है तो उसे साबित करना अधिक आसान है और उसकी विश्वसनीयता या उसका साक्षिक मूल्य ये मौखिक मृत्युकालिक कथन की अपेक्षा अधिक है। तो किसी भी साक्ष्य का साक्षिक मूल्य ये डिफरेंट बात है और किसी भी साक्ष्य की साक्ष्य के रूप में एडमिसिबिलिटी या ग्राह्यता ये बिल्कुल अलग बात है। अगर ओरल डाइंग डिक्लेरेशन है तो वो अग्राह्य नहीं है। ये अलग बात है कि अगर डीडी लिखित होता तो उसकी एविडेंटरी वैल्यू ये उस डीडी से अधिक होती है जो डाइंग डिक्लेरेशन मौखिक है। और कोई आवश्यक नहीं है कि जो डाइंग डिक्लेरेशन मौजूद है वो सीधे सीधे मृत्यु के कारण को बताता हो, इसकी भी कोई जरूरत नहीं है। अगर कोई ऐसी परिस्थिति उस कथन से स्पष्ट हो रही है जो उस संव्यवहार से संबंधित है जिस संव्यवहार में अंततः उसकी मृत्यु हुई, तो वो कथन डाइंग डिक्लेरेशन ही है। पी कोटैया के मुकदमे में जो आपकी एविडेंस एक्ट की किताबों में खूब ढंग से लिखा गया है उसमें यही बात है। वो अपने घर से निकला था जो पी कोटैया के मुकदमे, क्योंकि पी कोटैया ये तो अभियुक्त का नाम है, उसमें जो मृतक वो जब अपने घर से चला था तो उसने अपनी पत्नी को बताया था कि हम पी कोटैया के घर जा रहे हैं और उसके बाद उसका शव बरामद हुआ था। यानी घर जाने का जो संव्यवहार था, जो मृतक का पी कोटैया के घर जाने का संव्यवहार था, इस संव्यवहार में ही उसकी मृत्यु हो गई, क्योंकि न तो वो पी कोटैया के घर पहुंचा और न ही घर से निकलने के बाद किसी ने उसे जीवित देखा, उसका शव बरामद हुआ। आखिर जब वो पी कोटैया के घर जा रहा था तो उसे मारा किसने? तो ये एक मृत्युकालिक कथन था और इसके आधार पर सजा पड़ी थी। तो और इसी व्यू को हमारे उच्चतम न्यायालय ने मान्यता दी है। बलविंदर कौर, कश्मीर सिंह, देयर आर सो मेनी केसेस आर डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट जो ये तय करते हैं कि डाइंग डिक्लेरेशन इसका लिखित होना जरूरी नहीं है, इसका मृत्यु के कारण पर सीधे सीधे प्रकाश डालना
जरूरी नहीं है। इसके करने के समय व्यक्ति को अपनी मृत्यु की आशंका होना जरूरी नहीं है। बस जो कुछ जरूरी है कि जिस समय इस कथन का साक्ष्य दिया जा रहा है उस समय कथनकर्ता जीवित नहीं होना चाहिए और कथन का संबंध या तो मृत्यु के कारण से होना चाहिए और या किसी ऐसी परिस्थिति से जो उस संव्यवहार की परिस्थिति हो जिस संव्यवहार में उसकी मृत्यु हो गई। बस इतना ही चाहिए और अगर इतना मिल रहा है तो वो मृत्युकालिक कथन है और इसका साक्ष्य हर उस कार्यवाही में दिया जाएगा जो कार्यवाही उसके मृत्यु के कारण से संबंधित है या जिस कार्यवाही में उसके मृत्यु का कारण यह प्रश्नगत हो गया है। ठीक है ना। उस कार्यवाही की प्रकृति कैसी है इससे भी कोई मतलब नहीं है। उसकी प्रकृति दांडिक है, उसकी प्रकृति दीवानी की है या वो राजस्व संबंधी कार्यवाही है, इससे कोई लेना देना नहीं है। तो मृत्युकालिक कथन, इसके बारे में बड़ी गलतफहमी ये चलती रहती है लगातार, लेकिन इस विषय पर आपको एकदम क्लियर ये होना चाहिए कि मृत्युकालिक कथन क्या है, कब कब किया जा सकता है, इसका साक्ष्य किन किन मामलों में दिया जा सकता है और ये कितने प्रकार का होता है और कथनकर्ता के मन की दशा कथन को करने के समय किस प्रकार की होनी चाहिए। ये सारे जो पॉइंट्स हैं, ये सारे जो इश्यूज हैं, ये आपके दिमाग में एकदम क्लियर चाहिए। ये डाइंग डिक्लेरेशन अपने में जिन तथ्यों को समाहित करता है उन तथ्यों का वह सारभूत प्रकार का साक्ष्य है। वो अपने में किन तथ्यों को समाहित करता है? मृत्यु के कारण को, कथनकर्ता के मृत्यु के कारण को या कथनकर्ता के मृत्यु के संव्यवहार की किसी विशिष्टि को, उसको वो समाहित करता है। तो मृत्यु के कारण का या उस विशिष्टि का जिसके बारे में मृत्युकालिक कथन है वह सारभूत प्रकार का साक्ष्य है। अर्थात केवल मृत्युकालिक कथन, इसे अगर साबित कर दिया गया तो मृत्यु का कारण साबित हुआ है यह माना जाएगा। मृत्युकालिक कथन यह सारभूत प्रकार का साक्ष्य है। अन्य कोई साक्ष्य ये न भी हो तो चूंकि ये उन तथ्यों का, जिन तथ्यों को ये स्वयं में समाहित करता है, सबस्टेंटिव एविडेंस है, सारभूत प्रकार का साक्ष्य है, इसलिए वे तथ्य साबित माने जाएंगे और उन तथ्यों के साबित होने के आधार पर जिस अधिकार, दायित्व, योग्यता अथवा निर्योग्यता का जन्म होना होगा वो हो जाएगा। एक मामले में अगर यह प्रश्नगत है कि अमुक व्यक्ति, इसकी मृत्यु कैसे हुई, और अगर यह साबित होता है मृत्युकालिक कथन के आधार पर कि अमुक व्यक्ति ने इसकी हत्या की है, तो हत्या के लिए जो दायित्व उत्पन्न होना होगा वो केवल एक इस मृत्युकालिक कथन के आधार पर उत्पन्न हुआ माना जाएगा। मृत्युकालिक कथन उन तथ्यों का सारभूत प्रकार का साक्ष्य है। सारभूत प्रकार का साक्ष्य, इसका मतलब ही यह है कि वो साक्ष्य जिन तथ्यों को स्वयं में समाहित करता है वे तथ्य सिर्फ उस साक्ष्य के आधार पर साबित मान लिए जाएंगे। एफआईआर इस प्रकार का साक्ष्य नहीं है। एफआईआर जिन तथ्यों को स्वयं में समाहित करती है, एफआईआर संज्ञेय अपराध की इत्तिला,
इसको स्वयं में समाहित करती है। संज्ञेय अपराध, इसको किस समय कारित किया गया, किसने कारित किया, किस स्थान पर कारित किया, किस प्रकार कारित किया, कारित करने के बाद उसने क्या किया, कारित करने के समय मौके पर कौन कौन था। सामान्यतः इन जनरल एफआईआर में ये सारी चीजें होती हैं, और या इनमें से एक या अधिक ये चीजें उसमें दी गई होती हैं। और एफआईआर चूंकि सबस्टेंटिव एविडेंस नहीं है, सारभूत प्रकार का साक्ष्य नहीं है, इसलिए एफआईआर में भले ही उल्लिखित हो कि अमुक स्थान पर घटना घटी, लेकिन अमुक स्थान पर घटना घटी ये साबित नहीं माना जाएगा। इसीलिए कचहरी में जब वादी, जिसने एफआईआर लिखाई होती है और जो सामान्यतः इस तथ्य का साक्षी होता है, जो ये कहता है कि हमने घटना को घटते स्वयं देखा, उससे घटना स्थल के संबंध में सैकड़ों सवाल ये किए जाते हैं, क्योंकि अगर उसने घटना उस स्थान पर घटते देखी है तो अपेक्षित यह है कि वो उन सवालों का जवाब देगा। एफआईआर में यह उल्लिखित है कि घटना अमुक समय पर घटित हुई, इससे यह नहीं माना जाएगा कि एफआईआर अमुक समय पर घटना का घटित होना ठीक बता रही है। एफआईआर में जो भी तथ्य उल्लिखित है उनमें से कोई भी सिर्फ एफआईआर में उल्लिखित होने के कारण से साबित मान लिया जाए, यह बात नहीं है। लेकिन फिर भी एफआईआर का साक्षिक मूल्य ये बहुत ज्यादा है। ये ज्यादा क्यों है? इसलिए ये ज्यादा है कि अन्वेषण के दौरान, जब अन्वेषण पुलिस शुरू करेगी तो अन्वेषण प्रारंभ कब होगा? एफआईआर के दर्ज होने के बाद। और जब एफआईआर दर्ज होने के बाद अन्वेषण प्रारंभ होगा तो अन्वेषण में पुलिस अधिकारी, पहली चीज तो पुलिस अधिकारी यही अन्वेषण करेगा, और जब पुलिस अधिकारी अन्वेषण करेगा तो अन्वेषण में वो क्या करेगा आपको बताया गया है कि प्लेस ऑफ अकरेंस पर जाएगा, वहां तथ्यों और परिस्थितियों का पता लगाने का प्रयत्न करेगा, और अगर अपराधी अज्ञात हैं तो अपराधियों की खोज करने का प्रयास यह करेगा, साक्ष्य का संकलन करेगा। और साक्ष्य का संकलन करने का ढंग क्या होगा? अपराध के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित प्रतीत होने वाले व्यक्तियों से पूछताछ करेगा और सर्च एंड सीजर ये करेगा। अगर कहीं की तलाशी लेनी होगी वहां की तलाशी लेगा, और अगर अपराध से संबंधित कोई वस्तुएं मिलती हैं तो उनको अभिग्रहित करेगा, और कालांतर में वे वस्तुएं साक्ष्य के रूप में न्यायालय के समक्ष ये प्रस्तुत करेगा। तो सवाल यह है, जब वो अपराध के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित प्रतीत होने वाले व्यक्तियों से पूछताछ करेगा तो उसे आगे एक शक्ति दी गई है। कहां? जो पिछली सीआरपीसी है उसकी धारा 161 में, और अब बीएनएसएस की कितनी हो जाएगी? 180। उसमें ये शक्ति उसे प्राप्त है कि वो अपराध के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित प्रतीत होने वाले व्यक्तियों के कथनों का एक ज्ञापन ये तैयार कर सकता है। ज्ञापन तैयार करेगा मीनिंग देयर बाय वो कथन, उनसे पूछताछ करेगा, और पूछताछ में वे जो भी कथन करेंगे उन कथनों में से जितने भाग का अभिलिखित किया जाना वो उचित समझेगा उतना भाग अभिलिखित कर लेगा। ये शक्ति उसे प्राप्त है। कहां? सीआरपीसी की धारा 161 और वर्तमान में 180। और इसे क्या बोलते हैं? 161 या 180 के अंतर्गत साक्षियों के कथनों का अभिलिखित किया जाना, ये अभिलिखित कर लेगा वो। अगला सेक्शन जो 181 बीएनएसएस है,
यह पूर्व की सीआरपीसी में धारा 162 है। वो ये कहती है कि अन्वेषण के दौरान और पुलिस अधिकारी के द्वारा अगर कोई कथन अभिलिखित किया जाएगा तो जिस व्यक्ति का वो कथन है वो व्यक्ति अगर अभियोजन साक्षी के रूप में न्यायालय में आ गया है तो पुलिस अधिकारी द्वारा अन्वेषण के दौरान उसके जो कथन अभिलिखित किए गए थे उन कथनों के आधार पर उसने अभियोजन साक्षी के रूप में जो कथन किए हैं उन कथनों का खंडन किया जा सकेगा। ये 162 का प्रतिबंध है और इसे हम यहां पर चर्चा इसलिए कर रहे हैं, ये बात बेहद कठिन है, ये आएगी नहीं, आसानी से ये समझ में नहीं आती है। और ये बात तब भी हम बताएंगे जब 180 और 181 डिस्कस करेंगे, लेकिन शुरुआत यहां पर करना है और शुरुआत इसीलिए यहां करना है ताकि उस समय जब बताए तो ये बात दोहरे, और जब ये बात दोहरेगी तो हम उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आ जाएगी। 162 ये प्रतिबंध लगाती है, यह वर्तमान 181 बीएनएसएस ये प्रतिबंध लगाती है। और हमारे शब्दों को सुनते जाइए, इनमें से एक की भी कमी हो जाएगी तो फिर स्थिति यह होगी कि पुलिस ने जो कुछ एविडेंस, जो कुछ ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन अभिलिखित किया उसका कोई मूल्य नहीं बचेगा, वो बेकार की चीज होगी। सीआरपीसी सीधे कह रही है, ये बीएनएसएस सीधे कह रही है कि जिस समय अन्वेषण चल रहा है अगर पुलिस अधिकारी ने अन्वेषण के दौरान दो शर्तें यहीं पर आ गई, अन्वेषण के दौरान और पुलिस अधिकारी ने अगर किसी व्यक्ति के कथनों को अभिलिखित किया है और अन्वेषण के दौरान और पुलिस अधिकारी ये किसके कथनों को अभिलिखित करेगा, सीधी बात, जो उसकी राय में अपराध के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित प्रतीत होगा उसी के कथनों को अभिलिखित करेगा। वो एक सीधी बात कह रहा है कि अगर अन्वेषण के दौरान और पुलिस अधिकारी ने अगर किसी व्यक्ति के कथनों को अभिलिखित किया है तो जिस व्यक्ति के कथनों को अभिलिखित किया है अगर वो अभियोजन साक्षी के तौर पर न्यायालय में आ गया है, बचाव पक्ष के साक्षी के तौर पर नहीं, अभियोजन साक्षी के तौर पर न्यायालय में आ गया है, तो जब वो अभियोजन साक्षी के रूप में न्यायालय में आएगा तो साक्षी के रूप में आया ना तो साक्ष्य देगा और साक्ष्य कथनों के माध्यम से देगा। भाई साक्ष्य में आखिर कैसे देगा, तो साक्ष्य भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रावधानों के मुताबिक, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम कहता है साक्ष्य दो ही प्रकार का है, या तो मौखिक या लिखित। जब ये व्यक्ति अभियोजन साक्षी के तौर पर आया है तो ये क्या करेगा, साक्ष्य देगा। साक्ष्य कैसे देगा, मौखिक कथनों के माध्यम से। तो अगर धारा लिखती है कि अगर यह व्यक्ति अभियोजन साक्षी के तौर पर न्यायालय में आ गया और इसने कोई कथन किए हैं अभियोजन साक्षी के रूप में, तो इसने जो वर्तमान कथन किए हैं अर्थात अभियोजन साक्षी के तौर पर इसने जो कथन किए हैं उन कथनों का खंडन करने के लिए, उन कथनों का खंडन करने के लिए विरोधी पक्ष के द्वारा यानी बचाव पक्ष के द्वारा इसके इन कथनों का उपयोग किया जा सकेगा जो ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन पुलिस अधिकारी ने अभिलिखित किए थे, या न्यायालय की अनुमति से जिस पक्ष ने इसे बुलाया है, ठीक है, अभियोजन ने बुलाया ना इसे, न्यायालय की अनुमति से जिस पक्ष ने इसे बुलाया है वो भी इसके वर्तमान कथनों का खंडन करने के लिए इसका उपयोग कर सकेगा, ये लिखा है। अब इसको एनालाइज करें तो स्थिति यह निकल रही है कि अन्वेषण के दौरान पुलिस अधिकारी
जिन कथनों को अभिलिखित करेगा उन कथनों का उपयोग सिर्फ और सिर्फ खंडन के लिए किया जा सकता है उस व्यक्ति के जिसके ये कथन है, और वो भी तब जब ये अभियोजन साक्षी के रूप में न्यायालय में आ जाए। और अभियोजन साक्षी के रूप में ये जो कथन करेगा उन कथनों के खंडन के लिए इसका उपयोग किया जा सकेगा, शेष इसका कोई उपयोग नहीं होगा। शेष कोई उपयोग नहीं, सिर्फ खंडन के लिए और कुछ नहीं। और वो भी किसके द्वारा? बचाव पक्ष के द्वारा। हां, अगर न्यायालय की अनुमति मिल जाए तो क्या होगा? जिस पक्ष ने इसे बुलाया है वो भी इसके वर्तमान कथनों का खंडन कर सकेगा। अब आप देखते हैं कचहरी जो लोग गए हैं वो देखते हैं रोज कि जिस समय साक्षी अभियोजन साक्षी के तौर पर परीक्षित होता है और वो जो कथन करता है उन कथनों का खंडन करने के लिए बचाव पक्ष का जो अधिवक्ता होता है वो उससे पूछता है, देखो तुमने 161 में ये बात दरोगा जी को नहीं बताई थी या नहीं बताई थी? और नहीं बताई थी तो उसका कारण बताओ, क्यों नहीं बताई थी? यानी उसका खंडन करने के लिए उन कथनों का उपयोग रोज कचहरी में होता है। और जब वो पक्षद्रोही हो जाता है तो जो अभियोजन होता है वो एक लाइन लिखाता है कि अभियोजन के मौखिक निवेदन पर साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया और जिन्हें हेतु आवश्यक अनुमति प्रदान की गई। कायदे में ये साहब को लिखाना चाहिए, लेकिन रूटीन में वहां चलता रहता है, ठीक है। और अनुमति प्रदान की गई, क्योंकि अनुमति देगा कौन? पीठासीन। ये मान लिया जाता पीठासीन दे रहा है। और उसके तत्काल बाद जो अभियोजक होता है, लोक अभियोजक वहां होता है, वो क्या सवाल करता है कि देखो दरोगा जी ने तुम्हारे कोई बयान लिए थे या नहीं? अगर वो कहता है कि नहीं लिए थे तो उसका खंडन करने के लिए क्या कि साक्षी को उसका कथन अंतर्गत धारा 161 सीआरपीसी पढ़कर सुनाया गया, इस प्रकार के शब्द लिखे जाते हैं। और ये क्यों लिखे जा रहे हैं? क्योंकि 162 या 181 ये प्रतिबंध लगा रही है कि अन्वेषण के दौरान पुलिस अधिकारी ने जिस व्यक्ति के कथनों को अभिलिखित किया है वो व्यक्ति अगर अभियोजन साक्षी के तौर पर न्यायालय में उपस्थित होगा तो बचाव पक्ष उन कथनों का उपयोग जो उसने अन्वेषण के दौरान किए थे इस व्यक्ति के वर्तमान कथनों का खंडन करने के लिए उपयोग करेगा। केवल खंडन और कुछ नहीं, केवल खंडन। और अगर न्यायालय की अनुमति मिल जाए तो जिस पक्ष ने इसे बुलाया है वो पक्ष भी इसका प्रतिपरीक्षा में इससे वो सवाल पूछ सकता है जो इससे प्रतिपरीक्षा में पूछा जाना उचित होगा। तो जो पक्ष बुलाएगा वो पक्ष इससे वो सवाल करेगा ही क्यों जो इससे प्रतिपरीक्षा में पूछा जाना उचित होगा, क्योंकि प्रतिपरीक्षा में वो सवाल पूछे जाते हैं जो आदमी की विश्वसनीयता की जांच के लिए जरूरी है। कहां लिखा है? एविडेंस एक्ट की धारा 141 थी पहले, नहीं 146 146 की प्रतिपरीक्षा में पूछे जाने योग्य विधिपूर्ण प्रश्न, कौन से प्रश्न प्रतिपरीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो सारी चीजें वहां हैं कि विश्वसनीयता परखने वाले, उसकी सत्यवादिता का अनुमान लगाने वाले सारे सवाल उससे किए जा सकते। तो वो पक्ष जिसने उसे बुलाया है वो प्रतिपरीक्षा में पूछे जा सकने योग्य प्रश्न इससे पूछेगा कब? जब ये पक्षद्रोही हो गया तभी करेगा, अन्यथा क्यों करेगा? और उसके लिए न्यायालय की अनुमति ये चाहिए। कुल मिलाकर हम आपको जो बताना चाहते हैं कि अन्वेषण के दौरान पुलिस अधिकारी है अगर कोई कथन कर रहा है, कोई भी कथन, ठीक है, तो अगर अन्वेषण के दौरान पुलिस अधिकारी इससे कोई व्यक्ति कोई भी कथन कर रहा है और पुलिस अधिकारी इस कथन को लिख ले जो अन्वेषण के दौरान कोई व्यक्ति घटना के संबंध में उससे कर रहा है, तो इस कथन का कोई मूल्य है ही नहीं। तब तक
जब तक ये व्यक्ति जिसका ये कथन है अभियोजन साक्षी के तौर पर न्यायालय में ना आ जाए, तब तक इस कथन का कोई मूल्य है ही नहीं, बेकार की चीज है ये। हां, अभियोजन साक्षी के तौर पर ये न्यायालय में खड़ा हो जाया करे तो इसका मूल्य है। और तब मूल्य क्या है? इसने वर्तमान में जो कथन किए हैं उन कथनों का खंडन करने के लिए कि तुम वर्तमान में झूठ बोलते हो, क्योंकि तुमने वो बात जो आज बताई है ये दरोगा जी को नहीं बताई थी। इसके वर्तमान कथनों का खंडन करने के लिए, सिर्फ खंडन, इसके अलावा कुछ नहीं। तो इसका मतलब ये कथन बहुत कम साक्षिक मूल्य के हुए जो अन्वेषण के दौरान पुलिस अधिकारी ने अभिलिखित किए थे। लेकिन एफआईआर के साथ ऐसा नहीं, यही एफआईआर की विशेषता है। एफआईआर में जो कथन है, चूंकि ये पुलिस अधिकारी से होते हैं लेकिन अन्वेषण के दौरान नहीं होते, दोनों शर्तें लगी हैं, अन्वेषण के दौरान हो और पुलिस अधिकारी के द्वारा अभिलिखित किए जाएं, तब 162 या 181 की जो वर्जना है उसका जो प्रतिबंध है वो लागू होना शुरू होता है। क्या कहता है? अन्वेषण के दौरान अगर किसी पुलिस अधिकारी ने, अगर इन दोनों शर्तों में से एक की भी कमी हो गई तो 162 द्वारा लगाया गया प्रतिबंध ये समाप्त हो जाता है। एफआईआर का सवाल जहां तक है, तो एफआईआर जिस समय लिखी जाएगी उस समय अन्वेषण चल नहीं रहा है। एफआईआर की लास्ट लाइन जैसे ही लिखेगी उसके बाद से अन्वेषण प्रारंभ होगा, यानी एफआईआर पहले अस्तित्व में आएगी, अन्वेषण बाद में शुरू होगा। इसलिए 162 की वो जो लाइन है या 181 की वो जो लाइन है कि अन्वेषण के दौरान और पुलिस अधिकारी से यदि कोई कथन किया गया है तो उसका उपयोग इस व्यक्ति के अभियोजन साक्षी के रूप में न्यायालय में आने और साक्ष्य में किसी कथन का किए जाने की दशा में उस वर्तमान कथन का खंडन करने के लिए ही उपयोग किया जाएगा। यह प्रतिबंध हट जाएगा, यह प्रतिबंध बचेगा ही नहीं, क्योंकि इसके लिए तो सारी चीजें पूरी होनी चाहिए। यह प्रतिबंध लगे इसके लिए सारी चीजें पूरी हो कि अन्वेषण के दौरान हो और पुलिस अधिकारी उसे अभिलिखित करे। जहां तक एफआईआर का सवाल है, पुलिस अधिकारी ने अभिलिखित तो की क्योंकि एसएचओ वो अभिलिखित कर रहा है, ठीक है, तो पुलिस अधिकारी अभिलिखित तो कर रहा है, लेकिन अन्वेषण के दौरान अभिलिखित नहीं कर रहा है क्योंकि अन्वेषण उस समय शुरू नहीं हुआ। इसलिए एफआईआर पर 162 या 181 का जो प्रतिबंध है ये लागू नहीं होता, ठीक है ना, ये लागू नहीं हो रहा। और जब 162 या 181 का प्रतिबंध लागू नहीं होगा तो इसका जो परिणाम होगा वो परिणाम ये होगा कि अब इस एफआईआर के कथन या इस एफआईआर में वर्णित तथ्य भारतीय साक्ष्य अधिनियम के किसी भी उपबंध में अगर ग्राह्य किए जा सकते होंगे तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम के उपबंधों के अंतर्गत चाहे जिस सेक्शन में ये रिलीवेंट होते हों, सारे सेक्शंस के अंतर्गत इनको ग्राह्य किया जा सकेगा क्योंकि कोई प्रतिबंध है ही नहीं। ठीक है, पुलिस अधिकारी ने अभिलिखित किया, लेकिन चूंकि अन्वेषण के दौरान अभिलिखित नहीं किया, इसलिए एविडेंस एक्ट इसकी जिस भी धारा में एफआईआर में लिखित कथन ग्राह्य किए जा सकते होंगे उन सभी धाराओं में एफआईआर में लिखे कथन ग्राह्य कर लिए जाएंगे। इसलिए एफआईआर का साक्षिक मूल्य बढ़ गया। उन कथनों की अपेक्षा
जो अन्वेषण के दौरान पुलिस अधिकारी ने अभिलिखित कर लिए थे, उन कथनों की अपेक्षा एफआईआर का जो साक्ष्यिक मूल्य है वो बहुत ज्यादा हो गया, क्योंकि वहां सिर्फ खंडन करने के लिए उपयोग किया जा सकेगा। और यहां किसी भी सेक्शन में अगर एफआईआर के तथ्य रिलीवेंट हो रहे होंगे तो उनको ग्राह्य किया जाएगा और उनको साक्ष्य में शामिल भी किया जाएगा और उसका वो भाग भी बनेंगे। अब देखना यह है कि एविडेंस एक्ट के किन किन प्रावधानों के अंतर्गत एफआईआर में लिखे तथ्य या एफआईआर में किए गए कथन ग्राह्य हो सकते हैं। अब जो हम लोग देखेंगे वो ये चीज हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे कि एफआईआर में जो तथ्य लिखे हैं उन तथ्यों के साक्ष्य के रूप में एफआईआर में किए गए कथन अगर भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किसी भी धारा में ग्राह्य हो रहे होंगे तो उस धारा में ग्राह्य किए जाएंगे। क्यों? इसलिए क्योंकि वे अन्वेषण के दौरान नहीं हैं, यद्यपि पुलिस अधिकारी के समक्ष किए गए हैं। भाई, एफआईआर में जो कुछ लिखा है वो कथन ही तो है। किसका? जिसने एफआईआर लिखा ही है, यानी वादी मुकदमा ने मौखिक रूप में या लिखित रूप में घटना के संबंध में जो कथन किए हैं वे ही तो एफआईआर के तौर पर अभिलिखित किए गए। उसने जो कुछ लिखित रूप में दिया था उसे कचहरी की भाषा में तहरीर, आम आदमी की भाषा में एप्लीकेशन ये कहा जाता है। और जिसे आप एफआईआर कहते हो वो तो कुछ अलग प्रकार की चीज होती है, वो तो उस तरह लिखी जाती है जिस तरह लिखा जाना राज्य सरकार ने नियमों में अवधारित किया है, और उसे आप कचहरी की भाषा में चिक एफआईआर ये कहते हो। एफआईआर वो नहीं है जो लिखकर दी गई थी, वो तो एप्लीकेशन है। उस एप्लीकेशन में लिखित रूप से कथन है, क्योंकि हिंदुस्तान में सब पढ़े लिखे होंगे ये तो है नहीं, तो एफआईआर में मौखिक कथन ये भी हो सकते हैं। और अगर मौखिक हैं तो 173 और पूर्व की 154 वो अपेक्षित करती है कि उन कथनों को लिख लिया जाए, पढ़कर सुनाया जाए, उसके हस्ताक्षर लिए जाएं, आदि आदि। तो इसका मतलब यह हुआ कि एफआईआर में कथन ही है किसके? जिसने एफआईआर लिखाई है। ठीक है? और वे कथन किसके समक्ष हैं? पुलिस अधिकारी के समक्ष। लेकिन उस समय अन्वेषण चल नहीं रहा था, उस समय अन्वेषण नहीं चल रहा था। अन्वेषण का प्रारंभ हुआ जब एफआईआर की लास्ट लाइन लिख गई, और जब एफआईआर की लास्ट लाइन लिख गई मीनिंग देयर बाय एफआईआर लिख गई, तब अन्वेषण प्रारंभ हुआ। इसलिए 181 जो प्रतिबंध लगा रही है या पूर्व की 162 जो प्रतिबंध लगा रही है वो एफआईआर में किए गए कथनों पर लागू नहीं हो रहा। ठीक है? क्योंकि एफआईआर के जो कथन हैं वे अन्वेषण के दौरान नहीं हैं। ठीक है? पुलिस अधिकारी के समक्ष हैं लेकिन अन्वेषण के दौरान नहीं है। और 162 या 181 का प्रतिबंध लागू हो, इसके लिए जरूरी क्या है कि अन्वेषण के दौरान और पुलिस अधिकारी अभिलिखित करे। तो चूंकि अन्वेषण के दौरान नहीं, इसलिए 162 या 181 का प्रतिबंध लागू नहीं। ठीक है? 162 या 181 का प्रतिबंध क्या है? वो प्रतिबंध ये है कि जिस व्यक्ति के ये कथन हैं, जिस व्यक्ति के भी ये कथन है जिनको पुलिस अधिकारी ने अन्वेषण के दौरान अभिलिखित किया है, यदि ये व्यक्ति अभियोजन साक्षी के तौर पर न्यायालय में आ जाए और कोई कथन करे अभियोजन साक्षी के रूप में, तो अभियोजन साक्षी के रूप में इसने जो कथन किया है उस कथन के खंडन के लिए, केवल खंडन के लिए इस स्टेटमेंट का उपयोग किया जा सकेगा जो पुलिस अधिकारी ने अन्वेषण के दौरान अभिलिखित किया था। और अगर वो पक्ष
जिसने इसे बुलाया है, अर्थात अभियोजन, क्योंकि अभियोजन साक्षी के तौर पर आया ना, अगर वो पक्ष इसके पुलिस अधिकारी के द्वारा अन्वेषण के दौरान अभिलिखित कथनों का उपयोग करना चाहता है तो एक तो न्यायालय की अनुमति चाहिए, ठीक है, एक तो न्यायालय की अनुमति चाहिए, और दूसरा न्यायालय की अनुमति मिल जाने पर वो भी इसके कथनों का जो उपयोग करेगा वो केवल उन प्रश्नों के लिए करेगा जो प्रतिपरीक्षा में इससे पूछे जाने उचित होते। और प्रतिपरीक्षा में इससे कौन से प्रश्न पूछे जाने उचित होते? 146 एविडेंस एक्ट बताएगा वे प्रश्न इसकी सत्यवादिता से संबंधित होते, इसकी विश्वसनीयता से संबंधित होते। तो ऐसे सवाल इसके वर्तमान कथनों का खंडन करके ही पूछे जा सकते हैं, और अभियोजन पक्ष भी इसका मतलब इसके उन कथनों का जो उपयोग कर पाएगा वो सिर्फ और सिर्फ इसके वर्तमान कथनों के खंडन के लिए कर पाएगा, शेष कोई उपयोग नहीं होगा। और यही आप कचहरी में रोज देखते हैं। ये अलग बात है कि जब आप इसे कचहरी में देखते हैं तो आपको यह नहीं मालूम होता कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, किन सेक्शंस के आधार पर हो रहा है, ये आपकी जानकारी में नहीं होता। इसीलिए हम कहते हैं कचहरी एप्लीकेशन ऑफ लॉ वहां है, वहां कानून का प्रयोग हो रहा है, और प्रयोग जब आप देखते हैं तो सिद्धांत जल्दी समझ में आ जाता है। सिद्धांत को सिद्धांत के तौर पर समझने में कठिनाई है। सिद्धांत जब होते हुए दिखता है तो उसे समझ लेना बड़ा आसान है, ठीक है। तो इस रूप में जब हम देखते हैं तो एफआईआर चूंकि अन्वेषण के दौरान किया गया कथन नहीं है, कथन है, जिसने एफआईआर लिखाई उसने कथन किया, पुलिस अधिकारी के समक्ष किया, लेकिन उस समय अन्वेषण नहीं था। अब क्योंकि अन्वेषण नहीं था इसलिए 162 या 181 लागू नहीं होती। अब जब लागू नहीं हो रही तो ये कथन करता कचहरी की भाषा में कौन कहा जाता है? वादी मुकदमा। ये वादी कहलाता है, ठीक है, जिसने एफआईआर लिखाई है। ये जब अभियोजन साक्षी के तौर पर न्यायालय में है तो एफआईआर में इसने जो कथन किए हैं उन कथनों का इसके खंडन के लिए, इसके समर्थन के लिए या अन्य किसी प्रकार का उपयोग अगर भारतीय साक्ष्य अधिनियम अलाउड करता है, अनुमित करता है, तो उस सब प्रकार का उपयोग इन कथनों का किया जाएगा जो एफआईआर में किए गए। इसका मतलब यह हो गया कि एफआईआर में जो कथन हुए उनकी एविडेंटरी वैल्यू उन कथनों की अपेक्षा अधिक हो गई है जो कथन अन्वेषण के दौरान पुलिस अधिकारी से किए गए और पुलिस अधिकारी ने उनको अभिलिखित कर लिया। उनसे एविडेंटरी वैल्यू बढ़ गई क्योंकि उनका सिर्फ खंडन के लिए, और इनका भारतीय साक्ष्य अधिनियम जहां जहां अलाउड करता हो, ठीक है। और खंडन के लिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम कथनों का उपयोग किए जाने को जहां अलाउड करता है वो सेक्शन कौन सा था पिछले भारतीय साक्ष्य अधिनियम में? 145, 145। और इस भारतीय साक्ष्य अधिनियम में भी हो सकता है 145 ही हो या उसके आसपास कहीं पर मिल जाएगा, ठीक है। 145 एविडेंस एक्ट पिछले साक्ष्य अधिनियम का कोड कर रहा हूं, उसमें क्या लिखा है? उसमें लिखा है कि अगर किसी व्यक्ति के कोई कथन है जो उसने किसी व्यक्ति के समक्ष किए गए और उनको अभिलिखित कर लिया गया है, तो उन कथनों को दिखाए बिना इस व्यक्ति की उन कथनों के बारे में परीक्षा की जा सकेगी। किंतु अगर उन कथनों के आधार पर इसके वर्तमान कथनों का खंडन करने का विचार है तो इसे पहले बता दिया जाएगा कि इसने पूर्व में कथन क्या किए हैं, ठीक है। तो वहां क्या होता है कचहरी में? प्रतिपरीक्षा की जा सकेगी बिना दिखाए। यानी आपने पूर्व में कोई कथन अगर कहीं कर रखे हैं
और वे कथन लेखबद्ध कर लिए गए। तो उन कथनों को दिखाए बिना आपकी प्रतिपरीक्षा उन कथनों के बारे में की जा सकती है। यानी आपने कहीं कोई एफिडेविट दे रखा है, हम पूछ सकते हैं कि तो आपने कोई एफिडेविट दिया था, उसमें क्या लिखा था बताइए, आपको बताना होगा। प्रतिपरीक्षा की जा सकती है, किंतु अगर मेरा खंडन करने का विचार है तो पहले हमें बताना होगा कि आपने पूर्व में क्या कथन किए थे। इसीलिए कचहरी में बताया जाता है कि देखो दरोगा जी ने आपका यह बयान लिखा है, आप बताओ कि यह बयान दिया था या नहीं दिया था। ठीक है, और नहीं दिया था तो उन्होंने क्यों लिखा, उसकी कोई वजह बताओगे, उसका साक्षिक मूल्य क्या है, क्या सारी चीजें हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन हम आपको बता रहे ऐसा होता क्यों है। इसलिए होता है क्योंकि 145 एविडेंस एक्ट ये कहता है कि अगर किसी व्यक्ति ने कोई कथन किया है और उसको अभिलिखित किया है, आप प्रतिपरीक्षा खूब करो, कथनों को दिखाए बिना करो। किंतु अगर खंडन करने का विचार है तो पहले आप बताओगे कि उसने क्या कथन किए थे, उसे पढ़कर सुनाओगे और फिर आप उसका खंडन यानी उसके वर्तमान कथनों का खंडन करोगे। और 181 या 162 क्या अलाउड करती, केवल खंडन करोगे, केवल। ठीक है, अगर अभियोजन साक्षी के तौर पर आया तो इसके वर्तमान कथनों का केवल खंडन करने के लिए आप उन कथनों का उपयोग करोगे। तो 145 प्लस 162 या 181 मिलकर ऐसी स्थिति पैदा कर देती है जिसमें साक्षी के वर्तमान कथनों का खंडन करने के लिए ही उपयोग उसके पूर्व लिखित कथनों का हो सकता है। लेकिन एफआईआर का सवाल जहां तक है, एफआईआर पुलिस अधिकारी के समक्ष कथन है किंतु अन्वेषण के दौरान नहीं है, इसलिए उस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। एफआईआर में किए गए कथन जिन तथ्यों से संबंधित हैं, उन तथ्यों के संबंध में उन कथनों के माध्यम से जिस ढंग से साक्ष्य में, ठीक है, उपयोग करके उनका साक्ष्य दिया जा सकेगा, वो सारे ढंग अपना लिए जाएंगे। एफआईआर में जो कथन किए गए हैं, उन कथनों से जिन तथ्यों की स्थापना होती है, या यूं कहें वे कथन जिन तथ्यों से संबंधित हैं, उन तथ्यों का साक्ष्य देने के लिए इंडियन एविडेंस एक्ट के द्वारा अगर किसी भी सेक्शन में किसी भी तरह से उनका उपयोग किया जाना अलाउ किया गया है, तो आप उन कथनों का उपयोग, उन तथ्यों का साक्ष्य उस प्रकार से देने के लिए अलाउड हैं। क्यों? क्योंकि एफआईआर के कथन पुलिस अधिकारी के समक्ष जरूर हैं किंतु अन्वेषण के दौरान नहीं है, इसलिए उन पर कोई प्रतिबंध नहीं। इसलिए और साक्ष्य देने का हक दोनों पक्षों को है, अभियोजन को भी है और बचाव पक्ष को भी है। ठीक है, अब क्या होता है, एफआईआर के मुताबिक घटना कै बजे घटित हुई, 10 बजे। ठीक है, अब क्या हुआ, जब एफआईआर के मुताबिक घटना 10 बजे घटित हुई और लिखी कितने बजे, 12 बजे, तो 2 घंटे का स्पष्टीकरण ये आपको देना पड़ेगा। क्यों? इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 11 ये कहती है, पुराने इंडियन एविडेंस एक्ट की कोट कर रहा हूं, आप अब 11(9) हो गई है, 11(9) हो गई है। वो ये कहती है कि ऐसा प्रत्येक तथ्य सुसंगत है जो विवादित तथ्यों को अत्यधिक अधिसंभाव्य है या अत्यधिक अनधिसंभाव्य बना रहा है, ऐसा प्रत्येक तथ्य सुसंगत है। अगर घटना 10 बजे हुई, एफआईआर कहती घटना 10 बजे हुई, वादी मुकदमा ने बताया, उसी ने कथन किया ना कि 10 बजे घटना हुई, और वो साक्षी के तौर पर खड़ा है। ठीक है, कथनकर्ता साक्षी के तौर पर मौजूद है और वो कथन कर रहा है अपने साक्ष्य में, अभियोजन साक्षी के तौर पर, कि घटना 10 बजे हुई थी। ठीक है, अगर उसने ये कथन किया है, पुलिस स्टेशन जहां एफआईआर दर्ज होती है उसकी दूरी मात्र 100 कदम थी और एफआईआर 12 बजे दर्ज हुई,
एफआईआर में घटना का समय कितना बताया गया? 10 बजे। धारा 11 इंडियन एविडेंस एक्ट क्या कहता है? ऐसा प्रत्येक तथ्य सुसंगत है, और अगर सुसंगत है तो उसका साक्ष्य दिया जा सकता है, क्योंकि पिछले एविडेंस एक्ट में धारा 5 है और वर्तमान में 3 है। वो ये कहती है कि प्रत्येक विवादित तथ्य या सुसंगत तथ्य का साक्ष्य दिया जाएगा। अब अगर आप कहते हैं 10 बजे घटना हुई, तो घटना का 10 बजे घटित होना यह आपके द्वारा अभिकथित है। आपको साबित करना होगा कि घटना 10 बजे ही घटी, और अगर घटना 10 बजे घटी तो आप 10 मिनट की दूरी पर स्थित थाने में 12 बजे एफआईआर क्यों लिखाए? अब दो बातें हैं, या तो घटना का समय 10 बजे नहीं है, या तो घटना बाद में घटी है, और या फिर 10 बजे ही अगर घटी है तो 2 घंटे आपको क्यों लगे, ये आप बताओ। अगर आपने बता दिया, इस बात का कोई मतलब नहीं बचा। लेकिन नहीं बता पाए तो फिर आपके लिए यह घातक सिद्ध हो सकता है। केवल इसी पर छूट नहीं जाएगा, लेकिन यह आपके लिए घातक सिद्ध हो सकता है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं कचहरी की भाषा में? एंटी टाइम्ड एफआईआर को साबित किया जाना। इसीलिए करते हैं ना, एफआईआर में जो समय वर्णित है, वहां कचहरी में अक्सर आप कहते सुनेंगे कि साहब एफआईआर में डिले है, तो ये क्यों कह रहे हैं वहां? आप तो सिर्फ परंपरा के नाते ये कहते हैं, आपको ऐसे संस्कार मिले हुए हैं, इसलिए आप ये कहते हैं। आप ये जानते नहीं हैं ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इंडियन एविडेंस एक्ट की, पुराने एविडेंस एक्ट की धारा 11 और नए की धारा 9 हमें इस बात के लिए सक्षम बनाती है कि एफआईआर में लिखे हुए तथ्यों का हम जैसा चाहें मीनिंग देर भाई, एविडेंस एक्ट अगर अलाउड कर रहा है तो हम जैसा एविडेंस एक्ट अलाउड करता हो वैसा हर तरीके का उपयोग कर सकते हैं। और वहां धारा 9 कहती है, या पुराने एविडेंस एक्ट की धारा 11 ये कहती है कि ऐसा प्रत्येक तथ्य सुसंगत है जो घटना को यानी विवादित तथ्यों को अत्यधिक अधिसंभाव्य बनाए या अत्यधिक अनधिसंभाव्य बनाए। अब अगर 10 बजे घटी थी घटना, तो आपने 2 घंटे में एफआईआर दर्ज क्यों कराई? इससे घटना अत्यधिक अनधिसंभाव्य होती है कि घटना का समय ये नहीं है। या आप कोई स्पष्टीकरण दो, जैसे आप ये बताओ कि भाई हम इलाज कराने चले गए थे, इलाज कराना ज्यादा जरूरी था बनिस्बत एफआईआर लिखाने के। या लैंगिक अपराध के मामले, उनमें घर की इज्जत चूंकि इन्वॉल्व होती है, इसलिए घर के बड़े लोग जब तक नहीं आए थे तब तक एफआईआर लिखाने का निर्णय नहीं लिया गया। कोई स्पष्टीकरण आप देंगे और नहीं देंगे तो फिर संदेह का लाभ किसे मिलेगा? अभियुक्त को। इसका मतलब यह हुआ कि आप कुछ सोच समझकर लिखाए हैं, जैसा आप बताते हैं वैसा नहीं है और कुछ भी हो। और अगर यह भी साबित हुआ कि जैसा आप बताते हैं वैसा नहीं है तो भी छूट जाएगा, क्योंकि क्रिमिनल लायबिलिटी युक्त संदेहों के परे साबित होनी चाहिए। तो एफआईआर का साक्षिक मूल्य बढ़ गया, ठीक है ना। और 145 खंडन के लिए, इसके लिए भी उपयोग हो सकेगी, क्योंकि अगर अन्वेषण के दौरान और पुलिस अधिकारी के द्वारा अभिलेखन, ये दोनों शर्तें पूरी हो गई होती हैं, तब केवल खंडन के लिए उपयोग होती। और अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम में जहां जहां इसका उपयोग हो सकता होगा वहां वहां इसका उपयोग होगा। तो इसका मतलब खंडन के लिए तो होगा ही होगा, साथ साथ धारा 11 में घटना को अधिसंभाव्य या अनधिसंभाव्य बनाने के लिए भी होगा। और एफआईआर कोई भी लिखा सकता है, जिसने एफआईआर लिखाई वो मर गया, ये भी तो हो सकता है। जिसने एफआईआर लिखाई वो मर गया, घायल हुआ था, थाने गया, एफआईआर लिखाई, थाने ने उसे अस्पताल भेजा, अस्पताल में मर गया। अब इसका उपयोग धारा 32 मृत्युकालिक कथन इसके रूप में भी होगा, क्योंकि जहां जहां
इसका उपयोग हो सकता होगा, वहां वहां इसका उपयोग होगा। और अगर यह अन्वेषण के दौरान और पुलिस अधिकारी द्वारा अभिलिखित कथन होता तो केवल खंडन के लिए। हालांकि जब हम लोग पहुंचेंगे 181 पर तो देखेंगे कि यह कहा है कि अगर अन्वेषण के दौरान कथन अभिलिखित हुआ है और वो कथन मृत्युकालिक कथन है, तो मृत्युकालिक कथन के संबंध में ये 182 लागू नहीं होगी, 182 करें 181 लागू नहीं होगी, और मृत्युकालिक कथन के रूप में वो कथन ग्राह्य हो जाएगा। वो अपवाद है, यानी किसी के गोली लगी तो अपराध के तथ्य और परिस्थिति से सबसे ज्यादा परिचित प्रतीत होने वाला व्यक्ति कौन है? जिसके गोली लगी वो। तो उसका अन्वेषण के दौरान पुलिस अधिकारी कथन अभिलिखित करेगा। अब अगर यह व्यक्ति बच जाए और न्यायालय में अभियोजन साक्षी के तौर पर आए तो 181 के कारण इसके पुराने कथन का उपयोग सिर्फ कैसे होगा? इसके खंडन के लिए, वर्तमान कथनों के। लेकिन अगर ये मर जाए, गोली से मर भी सकता है, अगर ये मर गया तो फिर 181 या 162 में जो कथन अभिलिखित किया गया, अब इसका मृत्युकालिक कथन के रूप में उपयोग किया जाएगा। ये अपवाद के तौर पर वहां लिखा हुआ है, ठीक है, ये एक्सेप्शन है। अदरवाइज जनरली यही है कि केवल खंडन के लिए। और एफआईआर इसमें कथन है तो मृत्युकालिक कथन के रूप में भी उपयोग हो जाएगा, खंडन करने के लिए भी उपयोग हो जाएगा। और 157 पुराने एविडेंस एक्ट की धारा कोट कर रहा हूं, 157 ये कहती है पुराने एविडेंस एक्ट की, जो अब 155 होगी या आसी पास कहीं पर होगी नए एविडेंस एक्ट में, वो ये कहती है कि अगर आपने कोई कथन किसी भी तथ्य के संबंध में किया है, कोई कथन किसी भी तथ्य के संबंध में किया, किस समय? जबकि वो तथ्य घट रहा था या उसे घटे हुए बस कुछ ही समय हुआ था, और आपने वो कथन किसके समक्ष किया था? उस व्यक्ति के समक्ष जिसे कानूनन उस कथन को लिख लेने का हक ये मिला हुआ था, ठीक है। तो आप जब कभी साक्ष्य देने के लिए न्यायालय में आएंगे तो उस कथन का उपयोग आपके समर्थन के लिए किया जा सकेगा, ठीक है। ये एक बात हुई। लेकिन 162 ये कह देती है, 181 ये कह देती है कि अगर अन्वेषण के दौरान और पुलिस अधिकारी से किया गया कथन है तो केवल खंडन के लिए। और आपको निर्वचन का एक नियम बताया गया है कि अगर एक जनरल सिचुएशन हो और एक एक्सेप्शनल हो तो एक्सेप्शनल वाली लागू होती है, ठीक है। तो स्थिति यह है कि अगर अन्वेषण के दौरान और पुलिस अधिकारी से किया गया कथन है तब तो 162 या 181 का प्रतिबंध लागू हो जाएगा और आपके वर्तमान कथनों के खंडन के लिए ही उस कथन का उपयोग होगा अगर आप अभियोजन साक्षी के तौर पर न्यायालय में आ गए। लेकिन अगर अन्वेषण के दौरान नहीं है कथन, अन्वेषण के दौरान नहीं है या पुलिस अधिकारी ने अभिलिखित नहीं किया और कथन किसी तथ्य के बारे में है और कथन करने का समय वो है जबकि तथ्य घटा ही था, यह तथ्य घट रहा था और आपने किया उसके समक्ष जो उसको अभिलिखित करने के लिए लीगली कॉम्पिटेंट था, तो स्थिति यह रहेगी कि उस कथन से आपका समर्थन यह भी किया जा सकेगा अगर जरूरत महसूस हो, ठीक है। तो जब वादी यानी जिसने एफआईआर में कथन किए हैं वो आता है अभियोजन साक्षी के तौर पे, तो 157 चूंकि हमें हक देती है, हमें यानी अभियोजक को, कि वो क्या कर सकता है कि वे कथन जो कि कहीं अभिलिखित हैं और ला की जो शक्ति है उसके आधार पर अभिलिखित हैं, उस व्यक्ति ने अभिलिखित किए जिसे उन्हें अभिलिखित करने की ताकत कानून ने दी है और उस समय अभिलिखित किए जबकि उन तथ्यों को घटे बस कुछ ही समय हुआ था, जब वे घट रहे थे, तो उनका उपयोग इस व्यक्ति के समर्थन के लिए भी किया जा सकता है। पुलिस ने
वो कथन अभिलिखित किए थे जो एफआईआर में अभिलिखित हुए हैं। किस ताकत के आधार पर? पुरानी 154 और वर्तमान की 173। उस समय अन्वेषण नहीं चल रहा था, इसलिए 181 की वर्जना लागू नहीं है। ठीक है। और वे कथन कब किए गए? जब उन कथनों को घटे बस कुछ ही समय हुआ था, यानी 157 की सभी शर्तें पूरी हो गई। इसलिए अभियोजक दिखाता है देखो ये एफआईआर तुमने लिखाई थी, वो कहता है हाँ हमने लिखाई थी। ये जो तथ्य इसमें लिखे हैं आपने लिखाए थे, वो कहता हाँ। और हम क्या लिखाते हैं? हम लिखाते हैं कि साक्षी को शामिल पत्रावली कागज संख्या इतने इतने तहरीर दिखाई गई तो साक्षी ने उस पर बने अपने हस्ताक्षरों की शिनाख्त करते हुए उसके तथ्यों की पुष्टि की। एफआईआर पर प्रदर्श का इतने डाला गया। ठीक है, ये हम लिखाते हैं। ये कैसे हम लिखा रहे हैं? 157 157 ये कह रही है, हम पुष्टि करा दी हमने, ये सारे तथ्य हमने लिखाए थे। सिर्फ इतने से सजा नहीं हो जाएगी, क्योंकि सबस्टेंटिव पीस नहीं है एफआईआर, उसमें लिखे तथ्यों का ऐसा साक्ष्य नहीं है कि वे तथ्य सच मान लिए जाएं, लेकिन साक्षिक मूल्य बढ़ रहा है एफआईआर का, क्योंकि अन्य सेक्शंस में भी उसका उपयोग हो रहा है। 145 में भी हो गया, 157 में हो गया, धारा 11 में हो गया। ठीक है ना। ये सब पुराने एविडेंस एक्ट के कोड किए हमने, नए आप देख लेंगे। और इसके अलावा पुरानी जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है उसकी धारा 8, वर्तमान की 6, वो ये कहती है कि अगर कोई शब्द है, वो कहती है इस धारा के अंतर्गत केवल शब्द ग्राह्य नहीं है, केवल शब्द ग्राह्य नहीं, लेकिन शब्द अगर आचरण के साथ है, विशेष आचरण के साथ है, और वो आचरण किसका है? अपराध से पीड़ित व्यक्ति का है। अपराध से पीड़ित कौन होता है? जो अक्सर एफआईआर लिखाता है। ठीक है, वो होता है अक्सर जिसकी मार हुई होती है, जिसके साथ अपराध किया गया होता है, वो एफआईआर लिखाता है। तो अपराध से पीड़ित व्यक्ति का आचरण है, उसने केवल शब्द नहीं किया है एफआईआर में, उसने आचरण किया है, थाने गया है, थाने में उसने शिकायत की है पुलिस अफसर से, तो वो शब्द नहीं है केवल, वो विद कंडक्ट किए गए शब्द हैं। ठीक है ना। और यही सेक्शन 8 पिछले एविडेंस एक्ट का और वर्तमान की धारा 6 ये कह रही है। इसलिए एफआईआर इसमें लिखे हुए कथन धारा 6 वर्तमान की और पुरानी धारा 8 इसमें भी ग्राह्य हैं। ठीक है ना। ये माना जाएगा अगर उचित स्पष्टीकरण आया है कि घटना का समय यही है, घटना स्थल यही है। ठीक है ना। तो एफआईआर का साक्षिक मूल्य ये अन्य कथनों की अपेक्षा अधिक हो गया। कहां का ग्राह्य हो गई? धारा 8 में। ठीक है ना, जो वर्तमान में धारा 6 है। धारा 32 मृत्युकालिक कथन, इसकी वर्तमान धारा आप देख लेंगे। धारा 11 जो वर्तमान में 9 है। 145 खंडन करने के लिए, ठीक है, इसकी वर्तमान धारा आप देख लेंगे। 157 समर्थन करने के लिए, इसकी भी वर्तमान धारा देख लेंगे। ठीक है, इतने सेक्शंस में एफआईआर साक्ष्य में साबित किए जा सकने योग्य हो गए। हाँ, कई बार यह भी होता है कि जो एफआईआर लिखाता है वही बाद में अभियुक्त बन जाता है। यह भी होता है, यह भी होता है कि आप ही ने एफआईआर लिखाई और बाद में इन्वेस्टिगेशन होकर पता लगा आप ही मुलजिम हैं, आप ही अभियुक्त हैं, तो एफआईआर को साबित नहीं किया जा सकता अभियुक्त के विरुद्ध। कारण यह है कि अभियुक्त ने जो एफआईआर लिखाई वो क्या है? संस्वीकृति मानी जाएगी। ठीक है ना, कन्फेशन है, और वो कन्फेशन किसके समक्ष हो गया? पुलिस के समक्ष। हमने आपसे कहा था अच्छे लोग भी हो सकते हैं, हमसे गलती हो गई, हम ही ने जाके पुलिस को कहते नहीं, उनने अपने फला का गला काट लिया और थाने जाकर कहा हमने उन्हें मार डाला है। आता है,
अक्सर करके प्रेम संबंधों के मामले में तो ये खूब आता है, ठीक है, कि गला काट कर ले गए और थाने में उन्होंने जाकर कहा हमने मार डाला है। इसको ग्राह्य नहीं किया जा सकता क्योंकि इट इज अ कन्फेशन, ये कन्फेशन है और बिफोर पुलिस है, तो धारा 25 इसको रोक देगी, ठीक है। धारा 25 एविडेंस एक्ट में, पुराने एविडेंस एक्ट की कोड कर रहा हूं, वर्तमान में हो सकता 23 हो, वो ये कहती है कि कन्फेशन बिफोर पुलिस है तो वो ग्राह्य नहीं होगा, ठीक है। तो यहां ये ग्राह्य नहीं हो सकता, लेकिन हो सकता है ये धारा 21 में ग्राह्य हो जाए, जो पुरानी धारा 21 है, पुरानी, वर्तमान की शायद 19 होगी। वो ये कहती है कि एडमिशन, स्वीकृतियां, ये अगर अभियुक्त ने भी की हैं तो ग्राह्य हैं, ठीक है। तो अगर उसका कोई कथन स्वीकृति के तौर पर ग्राह्य हो सकता होगा तो ग्राह्य हो जाएगा ये, अन्यथा इसका कोई मूल्य नहीं है। लेकिन मोटे तौर पर आप जब एफआईआर की एविडेंटरी वैल्यू लिखेंगे तो ये लिखेंगे कि चूंकि ये अन्वेषण के दौरान किया गया कथन नहीं है, यद्यपि यह पुलिस अधिकारी द्वारा अभिलिखित कथन है, इसलिए इस पर पुरानी धारा 162 या वर्तमान धारा 181 बीएनएसएस ये लागू नहीं होती, क्योंकि अगर कथन अन्वेषण के दौरान होता और पुलिस अधिकारी के द्वारा अभिलिखित होता तो ये सेक्शन अट्रैक्ट होते और तब इनके द्वारा लगाया गया प्रतिबंध लागू हो जाता, और तब इन कथनों का केवल एक उपयोग संभव था कि कथनकर्ता अगर अभियोजन साक्षी के तौर पर न्यायालय में आ जाता तो उसके अभियोजन साक्षी के तौर पर किए गए कथनों का खंडन करने के लिए इन कथनों का उपयोग होता। चूंकि एफआईआर में किए गए कथन इस प्रकार के कथन नहीं है, इसलिए एफआईआर में किए गए कथनों का भारतीय साक्ष्य अधिनियम इसके द्वारा बताया गया किसी भी प्रकार का उपयोग संभव है और किया जाएगा। और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के जिन जिन प्रावधानों में एफआईआर में लिखे गए कथनों का उपयोग हो सकता है उनमें प्रमुख ये हैं। कौन कौन से? धारा 11, वर्तमान सेक्शन आप देख लेंगे 9 है संभवतः, लेकिन मेरी बात पर विश्वास नहीं करेंगे, बेर अपना खुद चेक कर लेंगे, ठीक है। 9, वो 11, 32, 145, 157, धारा 8। किंतु अगर अभियुक्त ने स्वयं एफआईआर लिखाई है तो धारा 25 अभियुक्त के संस्वीकृति कारक कथनों को साक्ष्य में लिए जाने से रोकती है, इसलिए तब एफआईआर इसके विरुद्ध ग्राह्य नहीं होगी। किंतु अगर स्वीकृति के रूप में धारा 21 इसमें ग्राह्य हो सकती होगी तो होगी। हमने सारी धाराएं पुराने एविडेंस एक्ट की कोड की हैं, आप लोग नई देख लेंगे। और ये जो लास्ट में हमने बोला है ये एक पैराग्राफ में आराम से आ जाएगा, और यहां हमें 1.5 घंटा इसे समझाने में लगा है। कारण यह है कि हमें आपको एक एक बात बतानी पड़ी है, लेकिन मूल्य की ये लास्ट लाइनें हैं। अगर आपसे एफआईआर की एविडेंटरी वैल्यू पूछी जा रही है तो आप ये लास्ट पैराग्राफ, लास्ट में हमने जो बोला है ये लिख देंगे, बात सफिशिएंट है, पर्याप्त है। कल हम लोग बात करेंगे अन्वेषण करने की जो शक्ति है पुलिस अधिकारी की उस पर।